Hello everyone, my name is Komal and you are watching Sign Up Study. Today we are going to study schedule of the Indian Constitutions. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या क्या अनुसूचियाँ हैं इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ओके, अभी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में 12 शेड्यूल्ड हैं। पहले जो बनाया गया था तभी 8 शेड्यूल था। ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि पहले कितना अनुसूची था और अभी कितना है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अभी 12 है, पहले 8 था। बहुत सारे एग्जाम में 8 पहले दे देता है, पहले वाला कि कितना आया हुआ था, और हम लोग मिस्टेक से 12 कर देते हैं। बट इस पर ध्यान रखना है, ये नहीं करना है। ओके, और इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं आसानी से, भूलिएगा नहीं से। टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम। शेड्यूल फर्स्ट, टी फॉर टेरिटरी, नेम एंड एक्सटेंट। टेरिटरी इंडियन के स्टेट जो है, स्टेट और यूनियन के जो भी टेरिटरी हैं, जो भी क्षेत्र में वो आते हैं, उसके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। सेकेंड ई से इमोल्यूमेंट्स बोलो या अफर्मेशंस बोलो कि ये सारे प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, लोकसभा चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन, जैसे कि आप देख रहे हैं जितना दिया हुआ है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, ये इन सारे लोगों का जो भी इमोल्यूमेंट्स हैं, जो भी भत्ता है जो इन्हें दिया जाता है, इसे शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है, सॉरी आई मीन शेड्यूल सेकेंड में रखा गया है। तो इसे आप इमोल्यूमेंट्स याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। तीसरे में जाते हैं ए फॉर एफर्मेशन और ओथ। एफर्मेशन और ओथ, इसके बारे में शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। ओके, अनुसूची 3 में एफर्मेशन एंड ओथ दिया हुआ है। एफर्मेशन और ओथ का मतलब सेम ही होता है। अगर एफर्मेशन को हिंदी में प्रतिज्ञान कहते हैं और ओथ को शपथ कहते हैं। एक्चुअली इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि हम लोग, या फिर किसी एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोर्ट में किसी को गवाह देना होता है तो उसको शपथ नहीं दिलाया जाता है, वो बस एक प्रतिज्ञान देता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ। जो प्रतिज्ञान होता है उसे एफर्मेशन कहते हैं, और ओथ होता है जो शपथ दिलाया जाता है। ओके, जो जो हम लोग बोलते हैं कसम वगैरह, वो ओथ में आता है। तो शेड्यूल थर्ड में जो है वो एफर्मेशन और ओथ के बारे में दिया हुआ है। और किनके, ये जो ऊपर जितने भी पढ़े हैं ना हम लोग, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, ये सब का एफर्मेशन और ओथ दिया हुआ है। ओके, फिर आते हैं हम लोग चौथे शेड्यूल पे। चौथे में आर याद रखिएगा, आर से राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट एंड यूटी। राज्यसभा के आई मीन जितने भी स्टेट और यूटी हैं, यूटी के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है वो चौथी अनुसूची में ही दिया हुआ है। राज्यसभा में जितने भी यूटी और स्टेट के लिए सीटों का आवंटन किया जाता है वो सब चौथी अनुसूची में ही दिया हुआ है। और पाँचवीं अनुसूची में आते हैं, पाँचवीं से ऐसे याद रखिएगा, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, तो इसे कैसे याद रखेंगे पाँचवीं को? अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए जो प्रशासन होता है या उसका जो नियंत्रण किया जाता है वो सब पाँचवीं अनुसूची में दिया हुआ है। सिक्स्थ में आते हैं ओ से याद रखते हैं, अदर शेड्यूल एरिया। ओके, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो है ये सारे जनजाति, इस क्षेत्र में जो जनजाति क्षेत्र हैं, शेड्यूल एरिया जो है उसके प्रशासन के बारे में जो भी उपबंध वगैरह दिया हुआ है वो सिक्स्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। आइए हम सेवन्थ पे जाते हैं। सेवन्थ में है एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर इन द सेंस की यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ये जो भी है, ये सारे फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो सेवन्थ शेड्यूल में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर में, रेलवे का हो, एसएससी का हो, या फिर नॉर्मल एग्जाम में भी हो, बीपीएससी में तो आता ही है। और चलिए एट पे आते हैं। एट में ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में लैंग्वेजेस हैं, पहले जो स्टार्टिंग में जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस उस टाइम में 14 लैंग्वेज थे, बट करेंटली जो है ना 22 हो चुका है ये बढ़ करके। और जो और आपको पता है बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा लैंग्वेजेस नहीं है 22 लैंग्वेजेस में। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ ये 22 लैंग्वेज कौन कौन से हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करना होगा, इसके लिए आपको याद रखना होगा। असामीज़, बेंगला, बोडो,
डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इतना ही लैंग्वेजेस है। और इससे एक्स्ट्रा अगर आपसे कभी पूछ ले तो आपको ये याद रखना होगा। बहुत एग्जाम में मैं देखी हूँ कि नेपाली है या नहीं, ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नेपाल का तो लैंग्वेज है नहीं तो फिर क्यों होगा शेड्यूल में, तो नेपाली को ये लोग मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे। तो इसलिए याद रखना होगा नेपाली जो है ये भी एडेड है 22 जो लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। और मैं एक कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये भी बता देती हूँ कि सिंधी भाषा जो था उसको 21 कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके थ्रू 1967 में ऐड किया गया था। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसको 71 कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1992 में उसके तहत। और बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली इसको 2003 में 92nd यानी कि 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। और उड़िया जो है जिसको हम लोग पहले उड़ीसा बोलते थे, उड़ीसा का लैंग्वेज उड़िया है, जिससे 2011 में उसका नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया है। यानी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 9th शेड्यूल पे। 9th शेड्यूल में है लैंड रिफॉर्म। 9th में एल है, एल से लैंड रिफॉर्म। भूमि सुधार जो भी हुआ तो भूमि सुधार संबंधित जो भी प्रावधान है या अधिनियम है इसे 9वीं अनुसूची में रखा गया है। ओके, 10वीं अनुसूची में आते हैं हम लोग 10th शेड्यूल, ये एंटी डिफेक्शन लॉ, वो दल बदल कानून जिसे हम लोग कहते हैं। वो कोई इस पार्टी में लीडर है, इस पार्टी में चला गया, कभी इसमें कभी उसमें, उसे जोड़ा गया। ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू इससे जोड़ा गया है, जो दल परिवर्तन विरोधी कानून इसे कहा जा सकता है। क्योंकि कोई लीडर कभी इस पार्टी में रहता है कभी उस पार्टी में रहता है, तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए ये नियम लाया गया था, जिसे दल बदल कानून कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, 11th में हम कह सकते हैं कि पंचायत। 11th शेड्यूल जो है उसमें पंचायत को जोड़ा गया है। पंचायत के जो भी पावर्स हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में उसके तहत जोड़ा गया था। और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं कि 29 सब्जेक्ट्स हैं जिसके तहत पंचायत को, इसी 29 सब्जेक्ट में पंचायत के पास शक्तियाँ हैं, उसके पास जिम्मेदारी है, उसके पास जो भी अथॉरिटी है, पावर है, वो सारे इसी के तहत हैं, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था। उसके बाद आते हैं 12th शेड्यूल पे। 12th शेड्यूल में है नगर पालिका। नगर पालिका की जो शक्तियाँ हैं, उसमें जो जिम्मेदारियाँ, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी अथॉरिटी है, ये सारे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया था। और इसके अंदर 18 सब्जेक्ट को रखा गया है। टोटल 18 सब्जेक्ट हैं अभी भी करंट में भी, जो नगर पालिका के तहत अंदर में आता है। सो आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू जोड़ा गया था 11 शेड्यूल, और 74 ये भी 1992 में ही हुआ था। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसके तहत जो है नगर पालिका को जोड़ा गया था। ओके, सो 12 शेड्यूल है, आप अगर ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा, जो टीयर्स ऑफ द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, आई मीन ओल्ड PM। ओके, इसे याद रखिएगा और देखते रहिए हमारे साथ साइन अप स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।